Good morning everyone and welcome to the class. We are doing second chapter in history and the name of the chapter is From Hunting Gathering to Growing Food. And in the previous class we discussed about the different periods of human history. When we have seen that the human life started as hunter and gatherer around 2 million years ago, and the same condition was prevailing from 2 million years ago to 12,000 years ago. And this period from 2 million years ago to 12,000 years ago, this period is known as the Paleolithic period. Because these are new terms, so you will face some problem in memorizing and in understanding all these words. So you need to make some effort on your part. ठीक है, इसको पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं from 2 million years ago to 12,000 years ago, and this is also known as Old Stone Age. और इसके बाद का जो टाइम है दैट इज मेसोलिथिक पीरियड, एंड दिस मेसोलिथिक पीरियड started 12,000 years ago and it stayed till 10,000 years ago. So this is known as Middle Ages. And this was the period when some changes started to occur in the environment, and these changes were responsible for the change in the life of human beings also. Okay, so in this way you can see after this Mesolithic period, Neolithic period starts. And this Neolithic period is also known as New Stone Age. This is also known as न्यू स्टोन एज. तो ये 3 पीरियड्स की हमने डिस्कशन की थी. इसके आपको नाम, इसके पीरियड याद रखना है. नाम हमने देख लिया. पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज हो गया, मेसोलिथिक मिडिल स्टोन एज हो गया, नियोलिथिक न्यू स्टोन एज हो गया. पैलियोलिथिक पीरियड का जो टाइम है दैट इज फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो टू 12,000 ईयर्स अगो, एंड मेसोलिथिक पीरियड का जो टाइम है दैट इज फ्रॉम 12,000 ईयर्स अगो टू 10,000 ईयर्स अगो, एंड नियोलिथिक पीरियड का जो टाइम है दैट इज फ्रॉम 10,000 ईयर्स अगो. ठीक है. और इसमें एक चीज़ और है कि पैलियोलिथिक पीरियड में जो स्टोन्स बनते थे वो बड़े होते थे, लेकिन मेसोलिथिक पीरियड स्टोन के जो टूल्स बनते थे, जैसा कि हमने वी हैव डिस्कस्ड कि टूल्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग एट दैट टाइम, बिकॉज उनको जो भी करना था, हंटिंग कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, बहुत ऑल दोज एक्टिविटीज दे नीडेड tools, and these tools were made mainly of stone. Other than stone, some tools were made of wood also, some tools were made of that bones also. ठीक है, लेकिन मेनली वो बनते थे स्टोन से. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्टोन के जो टूल्स होते थे पैलियोलिथिक पीरियड में बड़े बड़े होते थे, और मेसोलिथिक पीरियड में वो स्टोन के टूल्स काफ़ी छोटे छोटे होने लगे. और इस तरह के जो स्टोन के टूल्स, जो छोटे स्टोन के टूल्स बनते थे, उसको माइक्रोलिथ्स कहा जाता था. और ये जो माइक्रोलिथ्स है, इनमें क्या होता था कि हैंडल लगा होता था, बोन का चाहे वुड का हैंडल लगा होता था, ताकि उससे उससे काम किया जा सके. ठीक है, ये हमने देख लिया था. अब हम इस बात पर हमारा फोकस है कि आखिर इस मेसोलिथिक पीरियड में क्या ऐसे चेंजेस आए जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ में बहुत ही मेजर चेंजेस आए. तो हमने ये देखा था कल के डिस्कशन में कि मेसोलिथिक पीरियड जो कि 12,000 ईयर्स अगो से 10,000 ईयर्स अगो के बीच का पीरियड है, इस समय में जो एनवायरनमेंट है दैट स्टार्टेड टू गेट वार्मर. ठीक है, अभी तक अर्थ का जो टेम्परेचर था वो बहुत ही लो था, बहुत ज़्यादा ठंडक थी, लेकिन
जब 12,000 ईयर्स अगो क्या होता है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे वार्म होना स्टार्ट होता है, गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। और अर्थ के टेम्परेचर के वार्म होने से सबसे जो तुरंत जो इम्पैक्ट उसका पड़ता है वो इम्पैक्ट ये होता है कि बहुत बड़े बड़े ग्रासलैंड्स जो है वो इमर्ज कर जाते हैं अर्थ पे। और जब ग्रासलैंड इमर्ज करते हैं तो जो ग्रास ग्रेज करने वाले एनिमल्स हैं उनका नंबर बढ़ जाता है। और जब उनका नंबर बढ़ जाता है तो पीपल जो हंटर और गैदरर हुआ करते थे वो लोग अब इन एनिमल्स को, इन ग्रास ग्रेजिंग करने वाले एनिमल्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हैं। उनकी ईटिंग हैबिट्स, उनके ब्रीडिंग सीजन, ये सब कुछ को वो ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे वो हर्डर बनना शुरू कर देते हैं। उनको पालना, रियरिंग करना एनिमल्स को स्टार्ट कर देते हैं। तो यही हम कहानी पढ़ रहे हैं, किस तरह से हंटर गैदरर जो है वो फूड ग्रो करने लगे, वो हर्डर बन जाते हैं पहले थे, ये देखा हमने। उसके बाद एक ये भी हुआ कि जो ग्रास जो अपने आप इमर्ज करने लगे अर्थ पे बिकॉज ऑफ राइज इन द टेम्परेचर, इन ग्रास में कुछ ऐसे भी ग्रास थे जो कि ग्रेन बियर करते थे, जिनमें ग्रेन्स होता था। ग्रेन बियरिंग ग्रासेस होने लगे, जैसे बार्ली है, व्हीट है, राइस है। और जो लोग थे, पीपल, दे वर ऑब्जर्विंग दीज ग्रेन बियरिंग ग्रासेस ऑल्सो, और वो इनको ऑब्जर्व कर रहे थे, उनके कैसे वो ग्रो करते हैं, उनको राइप होने में कितना टाइम लगता है, वो कैसे, अगर एक ग्रेन जो है वो सॉइल में गिर जाता है तो फिर उससे एक नया सैपलिंग जो है वो आ जाता है। तो इस तरह से इंसान जो है वो धीरे धीरे फार्मिंग के जो स्किल है वो भी सीख रहा था कि कैसे हम अपने इन ग्रेन बेयरिंग ग्रास से हम खेती का काम कर सकते हैं, हम इनको उगा सकते हैं, हम कैसे इनको ग्रो कर सकते हैं। अभी तो नेचुरली वो ग्रो हुए, अपने आप ग्रो हुए, लेकिन अगर हम उन्होंने इनको ऑब्जर्व किया कि कैसे कैसे क्या क्या किस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से वो राइप होते हैं, किस तरीके से वो फिर से रिप्रोड्यूस होते हैं, तो इन सबको वॉच करके उन्होंने धीरे धीरे ये किया कि इनको ग्रो करने की कला जो है वो जान गए और इस तरह से वो फार्मर बन जाते हैं। ठीक है। और फार्मर बनने के साथ ही साथ फिर उनको एनिमल्स की भी जरूरत होती है, क्योंकि अगर वो फार्मिंग कर रहे हैं, एक जगह पे उन्होंने कुछ क्रॉप्स ग्रो किया है, तो अब उसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो उसको प्रोटेक्शन नहीं देंगे, उसको देखेंगे नहीं, उसकी देखभाल नहीं करेंगे, तो फिर कोई भी एनिमल आकर के उस क्रॉप को खा सकता है, तो फिर उनकी पूरी की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो इस पर्पज़ से अब उन्हें एनिमल्स की भी जरूरत पड़ने लगी, जैसे जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं। लाइक सबसे पहले जिस एनिमल को टेम किया गया वो वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ डॉग थे, जिनको कि इंसान ने सबसे पहले टेम किया। और कैसे टेम किया, उनके लिए वो खाना अपने जहाँ पर उनका शेल्टर है, अपना जहाँ पर ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं, अपने शेल्टर के पास वो उनके लिए खाना छोड़ने लगे। तो खाना जब भी छोड़ेंगे तो वहाँ पर वो बार बार आते हैं। ये नेचर है, ये एनिमल का, ह्यूमन का, हर किसी का, क्योंकि खाना ही हमारे लिए सबसे पहली जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी लाइफ की होती है, दैट इज फूड। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फूड। तो जहाँ भी हमें खाना मिलता है वही हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जगह होती है। तो एनिमल्स को इस तरह से टेम किया गया। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे और भी जो एनिमल्स थे उनको भी उन्होंने टेम करना स्टार्ट किया। जो जैसे हर्ड में रहने वाले एनिमल है, हर्ड मतलब ग्रुप में, है ना, ग्रुप में रहने वाले एनिमल लाइक शीप है, गोट है, कैटल है, पिग है, ये सब जो एनिमल्स हैं इनको भी लोगों ने रियरिंग करनी स्टार्ट कर दी। और ये ग्रास खाने वाले, मोस्ट ऑफ देम जो हैं वो ग्रास खाने वाले एनिमल्स थे। ठीक है। और इनको लोगों ने खाना तो दिया ही, ये ग्रास ग्रेजिंग एनिमल्स जो थे इनको खाना लोगों ने प्रोवाइड किया, और साथ ही साथ जो वाइल्ड एनिमल्स थे उसके अटैक से भी इनको बचाया, और इस तरह से वो धीरे धीरे हर्डर बन जाते हैं। तो हमने ये देखा कि कैसे जो हंटर गैदरर था वो कैसे हर्डर एंड फार्मर एंड हर्डर बन जाता है। जो अभी तक हंटिंग और गैदरिंग कर रहा था अब वो फार्मिंग करने लगता है, अब वो हर्डिंग करने लगता है, एनिमल्स को रेयर करने लगता है। ठीक है। और इसी में हम देखते हैं कि एक नया टर्म आपकी बुक में यूज़ किया गया है, दैट इज़ डोमेस्टिकेशन। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो हम लोग अब उसको समझेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय डोमेस्टिकेशन।
डोमेस्टिकेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें लोग जो हैं वो लोग क्रॉप्स ग्रो करना सीखे, प्लांट्स को ग्रो करना सीखे और एनिमल्स को पालना सीखे, है ना। प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं वो मोस्टली हम जिन प्लांट्स को और जिन एनिमल्स को अपने घरों के आसपास या घर में रखते हैं या घर के आसपास अपने सराउंडिंग्स में जो भी एनिमल्स होते हैं या जो भी पेड़ होते हैं, वो जो भी प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो वाइल्ड प्लांट और एनिमल्स से डिफरेंट होते हैं। क्योंकि एक तो सिलेक्शन में ही इस तरह की चीज़ें होती हैं कि हम जब भी जिन चीज़ों को हम अपने घर में रखने के लिए या घर के आसपास रखने के लिए सेलेक्ट करते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हम उसी तरह के एनिमल को सेलेक्ट करेंगे, उसी तरह के प्लांट को सेलेक्ट करेंगे जो कि जिसमें कि डिजीज़ कम होता। एक एग्जांपल है, अगर हमें सेलेक्ट करना हो कि किन प्लांट को या किन एनिमल को हम अपने घर में या घर के आसपास जो हमारा नेबरहुड है उसमें हम रखना चाहेंगे, तो हम पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो ये होगा कि हम वैसे ही प्लांट्स और एनिमल को सिलेक्ट करते हैं जो कि जैसे बीमारी जिसमें कम होती हो। अगर कोई ऐसा प्लांट है जो बहुत ज़्यादा जिसमें कीड़े लग जाते हैं, वो बिल्कुल ग्रो नहीं कर पाता है, तो हम वैसे पौधे को नहीं अपने घर के आसपास रखना चाहेंगे। या फिर कोई एनिमल वैसा है जिसको बीमारी हो जाती है, तो हम वैसे एनिमल को भी नहीं रखना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो यही क्राइटेरिया होती है कि हम ये देखें कि उसको कोई डिजीज़ नहीं हो, है ना। उसके अलावा हम जो प्लांट्स, जब हम किसी प्लांट को सेलेक्ट करेंगे तो उस समय जो लोगों का जो क्राइटेरिया होता था वो ये होता था कि वैसे प्लांट को सेलेक्ट करते थे जिसमें बड़े साइज के ग्रेन्स होते हैं। जो ग्रेन बियरिंग ग्रासेस हैं उनमें उन ग्रेन बियरिंग ग्रासेस को भी लोगों ने सेलेक्ट किया कि इनको हम ग्रो करेंगे। किनको ग्रो करेंगे? जिनके ग्रेन के साइज बड़े थे, ठीक है। तो जिसमें लार्ज साइज ग्रेन है, जिनके स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग है। स्टॉक्स क्या हो, जो जैसे ग्रास बड़े बड़े ग्रास होते हैं और ऊपर में क्या लगा होता है उसमें, ये दीज आर ग्रेन, है ना। अब ये जो ये है, ये जो तना है पतला सा, दिस इज कॉल्ड स्टॉक, STALK। अब जब इंसान को सेलेक्ट करना है कि किसको हम, जैसे बहुत सारे जो ग्रेन बियरिंग ग्रासेस है अपने आप पैदा हो गए अर्थ पे, है ना। ये हमने देखा मेसोलिथिक पीरियड में दे स्टार्टेड टू ग्रो नेचुरली। अब उसमें इंसान ने कुछ को चुना, कुछ को छोड़ दिया। किसको चुना? पहली चीज तो वो जो कि विच आर नॉट प्रोन टू डिजीज। दूसरा उन्होंने उसको सेलेक्ट किया जिसमें लार्ज साइज ग्रेन्स। तीसरा उन्होंने उसको सेलेक्ट किया जिसके स्ट्रॉन्ग स्टॉक था, ठीक है। जिसके अगर मान लो इसके स्टॉक जो है वो कमजोर होंगे तो फिर क्या होगा, इंसान अगर उसको ग्रो करेगा तो फिर वो ग्रेन को बियर ही नहीं कर पाएगा और इस तरह से बेकार हो जाएगा। इसलिए ये क्राइटेरिया जो है लोगों ने रखा और ये जरूरी था कि कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे ही वो सेलेक्ट करें कि किन पौधों को, किन ग्रेन बियरिंग ग्रासेस को हम अपने से हम ग्रो करेंगे उनको, ठीक है। और इस तरह से जब जिनको उन्होंने सेलेक्ट किया कि हाँ ये जो पेड़ है, ये जो ग्रास ग्रेन बियरिंग ग्रास है ये हमारे लिए सूटेबल है, तो फिर क्या किया, उसके सीड को उस प्लांट से उन्होंने प्रिजर्व किया और फिर उसको सो किया, जमीन में उसको बो दिया, है ना। और तब नए प्लांट आए और इस तरह से उसी क्वालिटी के प्लांट आगे आते गए। तो ये दीज आर द क्राइटेरिया, और इसी को हम कह रहे हैं डोमेस्टिकेशन।
बहुत सारी ग्रेन बियरिंग ग्रासेस आई, लेकिन उनमें से उसी को इंसान ने चुना कि हम इसी को ग्रो करेंगे जिसमें डिजीज नहीं होता है, जिसके ग्रेन के साइज बड़े हैं और जिसका स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, ताकि वो ग्रेन के वेट को बेयर कर सके। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम डोमेस्टिकेशन कह रहे हैं। हम सबको सेलेक्ट नहीं करते, बल्कि कुछ जिनमें जो हमारी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं उनको हमने सेलेक्ट किया कि इनको ही हम ग्रो करेंगे। ठीक है, इसी तरह से एनिमल्स बहुत सारे थे हमारे आसपास उस समय। अगर हंटर गैदरर्स की बात हम कर रहे हैं, जिस टाइम की बात कर रहे हैं, आज से 12,000 ईयर्स अगो, तो बहुत सारे एनिमल्स हमारे पास थे, है ना। लेकिन उनमें, उन एनिमल्स में जो जेंटल थे, उनको इंसान ने सेलेक्ट किया कि हम इनको अपने साथ रखेंगे, इनकी ब्रीडिंग करेंगे, इनका मतलब रिप्रोडक्शन होगा और इनका नंबर बढ़ेगा और ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो जब हम एनिमल्स की बात करते हैं, ये दिस वी आर टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स, है ना। ये हमने डिस्कस किया, ये डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स था। अब हम देखेंगे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन में जो सबसे पहली क्राइटेरिया थी वो ये थी कि उनको जेंटल होना चाहिए, जेंटल एनिमल। अब अगर बहुत बार्बरिक टाइप ऑफ एनिमल को हम पालना शुरू कर देंगे तो हमारे खुद के एग्जिस्टेंस के लिए वो प्रॉब्लम बन जाएंगे। तो इसलिए पहली क्राइटेरिया तो ये थी कि जेंटल हो। ठीक है, तो धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि इस तरह से अगर आज भी हम इन चीज़ों को कंपेयर करें, जैसे जो वाइल्ड एनिमल होते हैं और जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, उनकी जो टीथ की जो शेप होती है दैट इज़ डिफरेंट। जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके टीथ एकदम पॉइंटेड होते हैं और जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनके टीथ कंपैरेटिवली कम पॉइंटेड होते हैं, क्योंकि वो उनको वैसे ही लोगों को हमने सेलेक्ट किया, हमने अपने आसपास उन्हीं लोगों को, उन्हीं एनिमल्स को रखा। इसी तरह से नेल्स को भी देखें तो जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके नेल्स काफ़ी खतरनाक होते हैं, लेकिन जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनके नेल्स इस तरह के नहीं होते। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनकी जो क्वालिटीज़ है धीरे धीरे और भी चीज, अगर उस डोमेस्टिक एनिमल जिनको बनाया हमने, अगर उनको हम वैसे ही जंगल में ही छोड़ देते तो फिर वो भी जंगली एनिमल्स की तरह, जंगली जानवरों की तरह ही उनके अंदर भी क्वालिटीज़ डेवलप हो जाती। लेकिन हमने उसको अपने साथ रखा, इस कारण से बहुत, जैसे अब जाकर अगर हम कंपेयर करें तो दोनों में हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखने को मिलती है। जैसे हमने टीथ की बात की, नेल्स की बात की, इसी तरह हॉर्न्स भी डिफरेंट होते हैं। जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके जो हॉर्न्स होते हैं वो बड़े होते हैं, लंबे होते हैं। जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनके हॉर्न्स छोटे होते हैं। तो ये चीज़ें हमारे साथ हुई। ठीक है, तो डोमेस्टिकेशन जो है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस था जो कि वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में 12,000 ईयर्स अगो स्टार्ट होता है। और जो भी आज हम जिन प्लांट्स और एनिमल प्रोड्यूस को हम यूज़ करते हैं आज के समय में फूड में, वो सारे जो है वो इस डोमेस्टिकेशन प्रोसेस का ही रिजल्ट है। जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, उन्होंने डोमेस्टिकेट किया इन एनिमल्स को, और इसीलिए आज हम उन एनिमल्स और प्लांट प्रोड्यूस को हम फूड की तरह यूज़ कर रहे हैं, या फिर वो हमारे सराउंडिंग्स में हैं, उनसे हम हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो अर्लीस्ट प्लांट्स थे जिनको कि डोमेस्टिकेट किया गया, उनमें वीट और बार्ली है। और जो अर्लीस्ट एनिमल्स थे जिनको डोमेस्टिकेट किया गया वो शीप और गोट थे। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। The earliest
plant to be domesticated. The earliest plants to be domesticated were wheat and barley. And the earliest animals who were domesticated were sheep and goat. ओके तो इस तरह से डोमेस्टिकेशन स्टार्ट होता है। इस तरह से जो हंटर गैदरर थे वो अब फार्मर और हर्डर बन जाते हैं और पूरी की पूरी जो इंसान की लाइफ है वो लाइफ अब बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, और इस तरह से हम देखते हैं कि एक न्यू वे ऑफ लाइफ स्टार्टेड। न्यू वे ऑफ लाइफ। अभी हम ये देखेंगे कि ये न्यू वे ऑफ लाइफ क्या है। व्हाट डू वी मीन बाय दिस न्यू वे ऑफ लाइफ। हम क्या करते हैं, अगर हम कोई भी सीड को प्लांट करते हैं तो क्या होगा कि अगर हमने किसी सॉइल में सीड को डाला, अब वो सीड में से क्या होगा, छोटे छोटे सैपलिंग निकलेंगे, फिर वो धीरे धीरे बहुत टाइम लगता है, इट टेक्स मंथ्स कि धीरे धीरे वो बड़े होंगे तो फिर उसमें फ्लावर आएगा, फिर उस फ्लावर से उसमें या तो फ्रूट आएगा या सीड आएगा, जो भी आएगा। अगर ये पूरा प्रोसेस देखें तो इसमें महीनों का टाइम लगता है ना, बहुत सारे टाइम लगते हैं। तो इस तरह के जब इंसान के लाइफ में इतने सारे चेंजेस हम देख रहे हैं कि अभी तक जो हंटर गैदरर था अब वो फार्मर बन गया है, अब वो ग्रो कर रहा है। किन चीज़ों को ग्रो कर रहा है, अब वो सीड्स को ग्रो कर रहा है ना, ग्रेन बियरिंग ग्रासेस को ग्रो कर रहा है। तो जब इस तरह का काम वो करेगा तो उसको अब वो मूव नहीं कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि हमने जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया तो हमने देखा था ना कि जो हंटर गैदरर थे दे यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे डिड नॉट स्टे एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्गर टाइम, दैट वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उनको फूड के सर्च में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, एनिमल्स के पीछे पीछे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। जो फ्रूट्स होते थे वो सीजनल होते हैं, तो उसके जब एक सीज़न के बाद दूसरा सीज़न में कोई फ्रूट उनको नहीं मिल रहा है तो फिर उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था, वाटर के सर्च में उन्हें मूव करना पड़ता था। लेकिन अब जब इंसान एक फार्मर बन गया तो अब उसने सीड डाल दिया ज़मीन में, बहुत सारे सीड। अब उन सीड में से सैपलिंग्स निकलेंगे, बड़े होंगे, तो अब इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहे। उसको एक ही जगह पे रुक करके रहना ज़रूरी हो गया, जब तक वो उसने जो सीड डाला है उस सीड में से पौधे निकल करके उसका जो भी क्रॉप है उसको वो काट न ले, है ना। जब तक उसको वो निकाल न ले तब तक उनको वहीं पर रुकना पड़ता था। तो इस तरह से अब वो मूवमेंट वाला बात खत्म हो गया। नाउ ह्यूमन हैव टू स्टे एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड।
है ना। उनको सिर्फ पानी देना है ना। जो उन्होंने सीड्स को डाला है, सॉइल में सो किया है, उसमें उनको वाटरिंग करने की ज़रूरत है। बिना वाटरिंग के तो पॉसिबल नहीं है कि पेड़ में से पौधे निकले, बीज में से पौधे निकलेंगे और वो बड़े हो पाएंगे। क्योंकि अगर आप एक गमले में भी डालते हैं किसी भी सीड को, तो आपको उसको रेगुलर वाटर देना होता है ना। तो अब इंसान को अपने जो उसने सीड्स उसने ग्रो कर रहा है, वो उसको उसमें पानी डालने की ज़रूरत है ना। उसके अलावा वीडिंग की भी ज़रूरत होती है। वीडिंग क्या होता है? उसे वाटरिंग की ज़रूरत हो रही है, पौधे में पानी डालना है, वीडिंग करना है। वीडिंग क्या हुआ? वीडिंग का मतलब होता है कि जैसे जब हम किसी भी अगर छोटे से पॉट में भी एक सिंगल कोई सीड डालते हैं तो उससे एक प्लांट निकलता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स भी निकल आते हैं। छोटे छोटे घास होते हैं, ग्रास होते हैं, अनवांटेड पेड़ जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, वो भी निकल आते हैं। तो उनको हटाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो अनवांटेड प्लांट्स को नहीं हटाएंगे तो फिर वो सॉइल के न्यूट्रिएंट को वो ले लेंगे, और जिस प्लांट को हम ग्रो कर रहे हैं उसको पूरा न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा। तो वीडिंग इसी को कहते हैं। तो अब इंसान को एक जगह पे रहने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि उसने जो सीड्स को ज़मीन में डाला है, सो किया है, उससे जब तक वो बड़ा पौधा न बन जाए तब तक उसको वहीं पर रुकना होगा। और उसके बड़े पौधा बनने के लिए उसको उसकी देखभाल करनी होगी, उसमें पानी डालने होंगे, उसकी वीडिंग करनी होगी, एनिमल्स और बर्ड्स से बचाना होगा। नहीं तो ये सारे जो फसल है उसको एनिमल्स और बर्ड्स जो हैं वो खा जाएंगे, है ना। तो एनिमल्स और बर्ड्स से बचाना होगा। तो इस तरह से जब तक उस जो भी उन्होंने क्रॉप ग्रो किया है, जब तक उसमें जो ग्रेन्स है उसके राइप नहीं हो जाते हैं, जब तक उसको तोड़ने का समय नहीं हो जाता है, तोड़ करके वो खाली नहीं हो जाते, तब तक उनको एक ही जगह पे रहना है। तो इस तरह से इंसान जो है अभी तक जो मूवमेंट वाली लाइफ लीड कर रहा था, अब वो एक सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़ता है, क्योंकि अब वो ये नहीं कर सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। ठीक है। तो इस तरह से एक नई तरीके की लाइफ की स्टार्टिंग होती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जो ग्रेन्स ग्रो किया जा रहा है उनके स्टोरिंग की भी एक जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट होती है कि टू स्टोर द ग्रेन्स। अब ग्रेन को स्टोर करने की क्या जरूरत पड़ रही है? जो भी ग्रेन राइप हो रहा है, जिसको कि हमने उगाया है, ग्रो किया है, वो राइप हुआ, उसको हमने तोड़ दिया। अब वो ग्रेन को हम फूड की तरह यूज़ करेंगे। एक दिन में तो खा नहीं लेंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारे ग्रेन्स पैदा होंगे। तो अब उस ग्रेन को स्टोर करना पड़ता है ताकि फ्यूचर में उसको हम खा सकें। ठीक है। तो उसको फ्यूचर के लिए फूड के पर्पज़ से, और फिर इसी ग्रेन को फिर नेक्स्ट सीजन पे जब अगली बार फिर से इसी ग्रेन को हम सो कर देंगे ज़मीन में, तो फिर उससे एक नया प्लांट आ जाएगा। तो स्टोर करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? वाई देयर इज नीड टू स्टोर द ग्रेन्स? स्टोर करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है फॉर फूड, एंड द सेकेंड इज फॉर सीड, ताकि उसको रिप्रोड्यूस फिर से उसका प्रोडक्शन किया जा सके, है ना। तो इस कारण से जो ग्रेन्स पैदा हो रहे थे उनको स्टोर करने की भी ज़रूरत पड़ती है। और हम कई जगहों में देखते हैं कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जब एक्सकवेशन किया है तो क्ले के बहुत बड़े बड़े पॉट्स मिले हैं, और या फिर बास्केट्स भी मिले हैं, वोवन बास्केट्स, जिसमें कि इन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था। या फिर कई बार ग्राउंड को डिग करके गड्ढा बना के, पिट बना के, उसमें भी ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था। तो ग्रेन्स स्टोर करना भी इनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो गया इस समय, क्योंकि जो भी ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा है उसको तुरंत वो खाएंगे नहीं, उसके वो फ्यूचर में उसको खाते रहेंगे, महीनों तक वो उनके खाने की नीड्स को पूरा करेगा। तो उनको स्टोर करना
बहुत इंपॉर्टेंट था। और फिर उसको सीड की तरह भी यूज़ करेंगे, है ना। और स्टोर करने के लिए क्या करते थे, या तो क्ले के पॉट्स बनते थे बड़े बड़े, या वोवन बास्केट्स होते थे, या फिर पिट्स को डिग करके ग्राउंड में, तो भी उसमें ये ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था। हम लोग इसी को कल कंटिन्यू करेंगे।